matters. I know member of, and she is very experienced, and she is not the only one doing it. She has done it very decorously. She has abided by the chair, and she has great experience, unlike some members who engage into disturbance. Please. Shri Mahendra Bhatt demand to increase the compensation amount for the victims affected. महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़, भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने तथा भवन क्षति एवं कृषि भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ में क्षति होने पर ऑनरेबल मेंबर सर एक सेकंड बैठी एक बार बैठिए सर एक मेरी बात सुनिए और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आप हाथ उठाते हैं, पीछे से कोरस होता है। आई डोंट अप्रिशिएट इट। आपका हाथ नहीं आप वुड यू प्लीज एक बार बैठिए सर, एक बार बैठिए। वन सर, आई हैड कॉल्ड द मेंबर, I have, having respect for you, asked the member to take seat, but I will appeal to you that when leader of the opposition raises hand, it is bound to have my utmost consideration. Why should your members be in chorus? Sir, I plead with you, whenever you will raise a hand, if I, one second, we will not have a dialogue, sir. 1 second. Whenever you will raise a hand, it will receive my highest consideration. I only look the other way around when they engage into a chorus. Kindly have some kind of direction to them. Honorable Leader of the Opposition, sir. Sir. The issue you wish to raise, sir. Thank you. Sir, the issue is that कल मैं यहाँ लास्ट मोमेंट में हाउस एडजर्न होने से पहले मैं यहाँ नहीं था। उस वक्त एक माननीय सदस्य ने, घनश्याम तिवाड़ी ने यहाँ पर इस सदन में एक समस्या उन्होंने उठाई। शायद उनके मन में क्या था मुझे मालूम नहीं। तो ये पॉलिटिक्स में ये पहला जनरेशन है मेरा मैं खुद ही अकेला ही पॉलिटिक्स में हूँ। इसके पीछे मेरे बाप नहीं थे और मेरी माँ नहीं थी कोई, वो तो सब मर गए थे। मेरे पिताजी एक ही बचे थे। तो lend your ears to the honorable leader of the opposition, and I will not bear either side. उन्होंने, मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा और मैं, लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज कीप देम अंडर कंट्रोल। अब तक यहाँ तक जो पहुँचने का अब जो हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो ये गलत नहीं निकला सर। मैं नो इस माहौल में मैं और जिंदा ज़्यादा जीना नहीं चाहता। इस माहौल में मैं और ज़्यादा दिन जीना। देखिए मुझे बुरा लगा कि तिवाड़ी जी ने ये कहा खड़गे जी का नाम मल्लिकार्जुन है। क्या है? और मल्लिकार्जुन ये शिव का नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं हूँ, एक हूँ बोलना, क्या बोलना? नहीं, एक। तो मेरा नाम मेरे बाप ने सोच समझ के ही रखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मेरे बेटे का नाम रहने। लेकिन मैं एक ही मेरे फैमिली में पॉलिटिक्स में आया, स्टूडेंट मूवमेंट में आया और लेबर मूवमेंट में आया, फिर कांग्रेस का सदस्य बनके मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 25 बना। तो मैं चाहता हूँ, इनको क्या दिक्कत है कि मेरे बारे में उन्होंने कहा उनका नाम है मल्लिकार्जुन और शिवा का नाम है, ये इनकी खानदानी
पूरा पॉलिटिक्स में है। और ये खानदानी, ये इन्हें परंपरा क्या बोलते, फैमिली, परिवारवाद, ये ऐसा उन्होंने टीका की। अगर मैं निकालूंगा कितने यहाँ परिवारवाद बैठे हैं, पूरे के नाम निकालूंगा। मेरे आंखों के सामने है, मेरे बाजू में है, मेरे पीछे है, सब जगह है। सर एक बार और क्यों वो एक्सपेंज करना चाहिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। माननीय सदस्यगण, सदन का हर सदस्य सम्मानित है और माननीय खड़गे जी का जीवन करीब 6 दशक तक सार्वजनिक जीवन का है। ये मैं सदन में कई बार कह चुका हूँ और इधर भी बहुत सम्मानित सदस्य हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो माननीय खड़गे जी को आहत करता है वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, उस समय मैं कुर्सी पर था, मैं चर्चा करूँगा आपसे। माननीय घनश्याम तिवारी जी का एक से प्लीज़ माननीय घनश्याम तिवारी जी का भी सार्वजनिक जीवन काफ़ी लंबा है। वो करीब 4 दशक तक राजनीति में है और संसदीय व्यवस्था में है। उनका ऐसा मानस हो सके मैं नहीं मानता, फिर भी मैं बारीकी से अध्ययन करूँगा और कोई भी ऐसी चीज़ पर मैं एक बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। उस समय जब हाउस में बोला गया, मैं चेयर पर था, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके बारे में कुछ अपशब्द करें। फिर भी मैं देखूंगा। ओ सर, जयराम जी, खड़गे जी, आपके सदस्य कुर्सी में बैठे बैठे डिस्टर्ब करते हैं। इतना गंभीर मामला है, यदि अगर कोई बात खड़गे जी को छू गई, उस बात का मैं बारीकी से अध्ययन ही नहीं करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि सदन, दिस इज नॉट अ बैटल ग्राउंड, वी आर नॉट एनिमीज ऑफ ईच अदर। हम कोई विरोधी नहीं है। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष है, अनुभवी लोगों की कमी नहीं है। एंड मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मेरे व्यक्तिगत वार्तालाप में भी सदन के नेता माननीय नड्डा जी ने आपके बारे में कितनी बातें कही हैं। आपका जीवन है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। आपकी वकालत की शुरुआत कहाँ हुई, अपने व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर चुके हैं। जिन महानुभाव ने की, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जब मैं कर्नाटक गया तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे सामने वकालत की है, राजस्थान हाई कोर्ट में की है, सुप्रीम कोर्ट में की है। आपके जो राज्यसभा लोकसभा में रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मेरा सौभाग्य है कि कुछ समय तक उन्होंने मेरे यहाँ शुरुआत की थी। तो आपको आहत करने की कोई भी सदस्य सोचे, मुझे नहीं लगता। मुझे भी पीड़ा हुई, देखिए कुछ मामलों में। माननीय एसडी देवगौड़ा जी ने कभी नहीं कहा, पर इनके बारे में भी जब कहा गया मुझे बुरा लगा। पर तब मैं इसलिए नहीं बोला कि हाउस उद्वेलित था। माननीय एसडी देवगौड़ा जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, आप हैं, आप उन लोगों में से हैं जो इस हाउस को सुशोभित करते हैं, उन लोगों से हैं जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैं गंभीरता से देखूंगा। और चूंकि इसलिए मैं ज़्यादा कह रहा हूं कि मुझे माननीय घनश्याम जी तिवारी जी के साथ विधानसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला है 1993 to 98। उनके मन में ये बात आ नहीं सकती है, मैं कह रहा हूँ। फिर भी मैं इसको बारीकी से देखूंगा। श्री महेंद्र भट्ट सर, मैं कहिए क्या मैंने सर महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़, भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने, भवन क्षति एवं भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ में क्षति होने पर मिलने वाले मुआवजे में वृद्धि करने की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य एवं जनपदों में गठित है, परंतु केंद्रीय राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण के मानकों की दिशा निर्देश में ही मुआवजे की राशि देने का राज्यों को अधिकार प्राप्त है। महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां पर देवी आपदा के बार बार आने से जहां लोगों
को विस्थापित करना हमारे लिए चुनौती होता है। वहीं आपदा में क्षतिपूर्ति की दर इतनी कम होती है कि प्रभावितों को न्यायोचित आर्थिक राशि नहीं मिल पाती है। महोदय, पहाड़ों में मिट्टी और पत्थर के बने पहाड़ी शैली के मकान होते हैं, उन्हें पक्के मकान की श्रेणी में नहीं माना जाता है और ये परिवार मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। महोदय, कुछ मकान भूस्खलन क्षेत्र में पूरी तरह धराशायी नहीं हो पाते, परंतु उन मकानों पर रहना बहुत ही खतरे के दायरे में रहता है। आपदा का मानक है कि जब तक मकान पूर्णतः धराशायी न हो जाए उन्हें मुआवजा श्रेणी में नहीं लिया जाता है, जिससे इन परिवारों को मिलने वाले मुआवजे से इनको वंचित रहना पड़ता है। महोदय, उत्तराखंड में छोटे जोत के खेत होते हैं तथा बाढ़ एवं भूस्खलन से यह खेत पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, परंतु आपदा मानकों के अनुसार इन खेतों को मिलने वाला मुआवजा इतना कम होता है कि उन्हें अपने खेतों को फिर से खेती योग्य करना संभव नहीं है और अच्छे खेत बंजर हो जाते हैं। अतः महोदय, इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए मुआवजे की धनराशि में वृद्धि की जाए, तब मानकों में भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी प्रदान किया जाए। धन्यवाद माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी। माननीय सुश्री कविता पाटीदार, डिमांड फॉर प्रोविजन ऑफ सेपरेट बेबी बर्थ इन एवरी ट्रेन ऑफ द कंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहूँगी। आज हमारे देश में लाखों लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और उनमें कुछ हमारी धात्री माताएं यानी लैक्टेटिंग मदर भी सफ़र करती है। अक्सर देखने में ये आता है कि उनको सफ़र के दौरान अपने बच्चे के साथ उनको सुलाने में, उसको फीडिंग करवाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। नित नए प्रयोगों और आविष्कारों के द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। उस प्रगति की कड़ी में माननीय रेल मंत्री जी ने कुछ चयनित ट्रेनों में एक बेबी बर्थ की शुरुआत मदर्स डे पे की थी, जिसमें माताओं को बच्चों के लिए एक अतिरिक्त बर्थ के स्थान दिया जाता है। वो फोल्डेबल होता है, जब आवश्यकता हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है और जब आवश्यकता नहीं हो तो उसको फोल्ड कर दिया जाता है। हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सोलंकी जी ने भी रेल मंत्री जी से इस हेतु आग्रह किया था। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि हम समस्त ट्रेनों में इस बेबी बर्थ की शुरुआत हमें करनी चाहिए, इसका प्रावधान करना चाहिए। और उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय कि जब ट्रेन चलती है तो समस्त ट्रेनों में सभी डिब्बे आपस में मिले हुए होते हैं, तब उसमें कोई ऐसा स्थान या कक्ष मातृत्व और शिशु के लिए होना चाहिए जहां पर वो माता अपने बच्चे को फीडिंग करवाने में उसको प्राइवेसी मिल सके। तो मेरा ये भावनात्मक प्रश्न है और मुझे लगता है कि भारतीय ट्रेन की सुविधाओं में इससे इजाफा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय कविता जी। ऑनरेबल श्री आर धर्मार, प्लीज सेंड योर नेम हियर। Honorable Sri R. Dharmar, demand for new railway line between Mahamadurai to Kulam in Tamil Nadu. Please. The distance of the extent of the railway line from Chennai to Thoothukudi via Tiruchi, Madurai, Kovilpatti is 65 kilometers, and the distance of the new railway project to be the allied from the Arupakottai, Vilathikulam to Thoothukudi is a 16 kilometers. For this, the route to the pass through the Pishi Madurai to Tiruchi section, and the distance in the north side, but inside and going to the Madurai section, and the alternative railway line can be the more from the Chennai to Thoothukudi, which is very much less than the 58.7 kilometer, 65 kilometer less. For this, the new railway line for only 83 kilometers. From Manamadurai to Vilathikulam via Pasumban, Kamudi, Pernali, Senap, the new Thoothukudi, Arupakottai line link up to the Vilathikulam is nearing the completion. Apart from the Manamadurai section, Karakudi section will also the connected to this route. So there will be another connection from the Chennai to Thoothukudi via Pattukottai, Thiruvarur. So if a small new railway line, 83 kilometers, is built, Chennai to Thoothukudi can get two more all the link apart from the extending of the Madurai Kovilpatti route.
one via Tiruchi, Pudukkottai, Manamadrai, Kamudi, Vilathikulam, and one via Viluppuram, Thiruvarur, Pattukottai, Karakkudi, Manamadrai. You can also get Pondicherry link. The benefit is the program in numerous. The route will become the alternative to the costly East Coast route to the availability to railway connecting the distance along the East Coast. Thank you, sir. Thank you, Honorable R. Dharmar ji. माननीय डॉक्टर अनिल सुखदेव राय बोंडे demand to convert Yavatmal Murtizapur Achalpur railway line in Maharashtra into broad gauge. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं बहुप्रतीक्षित यवतमाल मूर्तिजापुर अचलपुर नैरो गेज शकुंतला एक्सप्रेस का रूपांतर ब्रॉड गेज में करने के बाबत 0 आवर में बोल रहा हूँ। स्वतंत्र पूर्ण काल से विदर्भ कपास के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर का कपड़ा उद्योग के लिए विदर्भ का कपास निर्यात किया जाता था। उस वक्त कपास को ले जाने के लिए यवतमाल मूर्तिजापुर अचलपुर नैरो गेज शकुंतला एक्सप्रेस शुरू की गई थी। इस रेलवे का यूकी केलिक नेक्सन कंपनी इस ट्रेन के साथ में उनके करार के अनुसार चल रही थी। 1952 में सभी रेल यंत्रणा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस राष्ट्रीयकरण के उपरोक्त रेल रूट और शकुंतला रेलवे का राष्ट्रीयकरण से वंचित रही। 10 साल पहले यह करार भी समाप्त हो गया और इस कंपनी ने यह नैरो गेज चलाना बंद कर दिया। सभापती महोदय, झुकझुक अगिन गाडी धुरांच्या रेषा हवेत काढी अशा झुकझुक नॅरो गेजमध्ये मी प्रवासाला जाऊन आनंद घेतला आहे। ती बंद पडली त्यावेळेला सर्व विदर्भाला दुःख झालं आणि तिचं पुनर्जीवन करण्याची मागणी सर्व विदर्भामधून होते आहे। शकुंतला रेल्वे विकास समिती आणि अनेक संघटना त्यासाठी आंदोलन करतात आहे आणि म्हणून या नॅरो गेजचं ब्रॉड गेजमध्ये रूपांतर रेल्वे मंत्रालयाने करणं आवश्यक आहे। यवतमाल, अकोला, अमरावती जिलों के महत्वपूर्ण व्यापारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली इस नैरो गेज रेलवे का रूपांतर ब्रॉड गेज करना सर्वांगीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह 3 जिले से रेलवे जुड़ जाने के बाद में औद्योगिक विकास तथा कृषि उपज का परिवहन सुलभ हो जाएगा। अचलपुर आदिवासी बेल्ट मेलघाट यवतमाल अभी तक रेलवे से जुड़ा नहीं है। इसके बाद में यह पुणे, मुंबई और दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस शासन में अनेक प्रयास तथा जनता की मांग के बाद भी इसे दुर्लक्षित किया गया। इस नैरो गेज रेलवे को ब्रॉड गेज में रूपांतरण करने के लिए भू संपादन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेल के पास में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। कुछ कानून दिक्कतें इसमें थी लेकिन अभी वह दूर हो गई है। इसलिए मेरी आपसे नम्र विनंती है कि आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से मेरी विनंती है कि बहुप्रतीक्षित यवतमाल मूर्तिजापुर अचलपुर नैरो गेज शकुंतला एक्सप्रेस का रूपांतर ब्रॉड गेज में तीव्र गति से करे और वह शुरू करे और पश्चिम विदर्भ की शान रहने वाली शकुंतला रेलवे मागास शुरू होना मागास संभाग के विकास के लिए महत्वपूर्ण घटना रहेगी। यह कदम सरकार उठाएगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर अनिल जी। माननीय श्री बाबू राम निषाद जी डिमांड टू स्टार्ट ए सुपरफास्ट ट्रेन फ्रॉम मानीपुर जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं एक सदन के समक्ष बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम से एक नई ट्रेन चलाने की डिमांड करता हूं, क्योंकि लाखों लोगों का वहां आवागमन होता है। चित्रकूट से सीधे कोई आज तक ट्रेन नहीं चली है। मानिकपुर जंक्शन से नई दिल्ली बाया चित्रकूट, बांदा, खैराता जंक्शन, सुमेरपुर, हमीरपुर रोड, घाटमपुर, भीमसेन, कानपुर सेंट्रल से होते हुए एक सुपरफास्ट ट्रेन प्रतिदिन चलाए जाने के संबंध में आदरणीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पिछड़े जनपद हमीरपुर का रहने वाला हूं। जनपद हमीरपुर अपने स्थापना के 200 वर्ष पूर्ण कर चुका है, लेकिन रेलवे परिवहन से आज भी तमाम समस्याओं से ग्रसित है। जनपद हमीरपुर में एकमात्र रेलवे ट्रैक मानीपुर जंक्शन से कानपुर सेंट्रल के मध्य स्थित है। इसमें बहुत सीमित ट्रेनों का आवागमन है। इतना ही नहीं, जनपद हमीरपुर से निकलने वाले एकमात्र रेलवे ट्रैक खैरादा जंक्शन, सुमेरपुर, हमीरपुर रोड, घाटमपुर, भीमसेन, कानपुर सेंट्रल से होते हुए नई दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। संत तुलसीदास जी की तपोभूमि चित्रकूट धाम सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है, धार्मिक स्थल है। यहाँ देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करने के लिए आते जाते हैं।
इस रूट से प्रतिदिन एक सुपरफास्ट ट्रेन चलने से श्रद्धालुओं को यातायात की कठिनाइयों से निजात मिलेगी। अतः सदन के माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उक्त रूट पर नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री बाबूराम निषाद जी। माननीय श्री मिथिलेश कुमार जी, डिमांड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। वहाँ बैठे हैं। सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिसमें ऐसे लोग जिनके परिवार में 6 सदस्य से कम अर्थात यदि परिवार में 4 सदस्य ही हैं तो उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो गरीब परिवार, विधवा महिलाएं हैं, वो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है, जिससे उससे वंचित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की थी, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजना में आच्छादित किया गया था। इसमें ये भी निर्देश किया गया था कि जिन लोगों का नाम वर्ष 2011 की जनगणना गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के रूप में शामिल है, उन्हीं पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी इस गाइडलाइन के चलते देश के करोड़ों परिवार योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। इसे देखते हुए एक बार फिर से नवीन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 02 लागू की गई है। इस योजना को युद्ध स्तर तक चलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन उन लोगों की समस्या आ रही है जिनके परिवार में 6 सदस्य से कम सदस्य हैं। अतः सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जनहित में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी पात्र परिवारों को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मिथिलेश जी। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, डिमांड फॉर कंजर्वेशन, प्रोपोगेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। माननीय सभापति महोदय, संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रचार, प्रसार और पुनर्स्थापन एवं अनिवार्य विषय बनाए जाने विषय को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। संस्कृत भाषा की महत्ता और उसकी वर्तमान स्थिति पर विचार रखते हुए मैं इस भाषा के पुनर्स्थापन की आवश्यकता पर बल देना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय स्रोत है। संस्कृत भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, योगसूत्र, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र आदि अनेक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं, जिनका अध्ययन आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये सभी ग्रंथ हमारे पुरातन ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और उसमें निहित ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। भारतवर्ष में आदिकाल से संस्कृत ही बोलचाल की भाषा रही है। तमाम भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत अनेकों भाषाओं की जननी मानी जाती है और यह संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की रीढ़ है। वर्तमान समय में कुछ प्रदेशों में संस्कृत की उपेक्षा बहुत ही चिंताजनक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी प्रभाव के कारण संस्कृत भाषा का अध्ययन दिन प्रतिदिन प्रचलन से घटता जा रहा है। वर्तमान में नई शिक्षा नीति एक आधार बिंदु बनकर एक आशा की किरण लेकर हमारे सामने आई है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्रति रुचि कम होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे युवा पीढ़ी अपने प्राचीन ज्ञान से वंचित हो रही है। हमारा नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के उन्नयन का उल्लेख प्रसन्नता का विषय है। संस्कृत भाषा की उपेक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए मैं कुछ सुझाव
आपको संप्रेषित करना चाहता हूं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में संस्कृत के पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए और शोध के लिए विशेष अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। देश भर में संस्कृत व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, जहां अन्य विषय भी संस्कृत के साथ पढ़ाए जाएं। इससे विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें इस भाषा का व्यापक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। संस्कृत साहित्य का डिजिटल रूप में अनुवाद और प्रसार किया जाए ताकि यह आसानी से उपलब्ध हो सके। संस्कृत ग्रंथों के ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार भी आयोजित किए जाने चाहिए। संस्कृत में नाटकों, कविताओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि लोगों में संस्कृत के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ सके। धन्यवाद माननीय दिनेश जी। अब रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है, 3 मिनट का ही है। माननीय श्रीमती मौसम नूर जी, कंसर्न ओवर राइजिंग केसेज ऑफ सुसाइड्स अमंग स्टूडेंट्स। Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me an opportunity to raise such an important issue. According to the latest data from NCRB, students account for 8% of the total suicide victims, equating to more than 13,000 lives lost in a year. Shocking. This is a crisis that needs immediate attention and action. 35% of all suicides are committed by those within the age group of 18 to 30 years of age. Shame. The failure of our examination and admission system is starkly evident. 1,123 children under 18 ended their lives due to exam failure in 2022. Shame. While 1,445 young adults took their lives over unemployment. The recent figures highlight the brutal competition students endure. This year, over 23 lakh candidates appeared for NEET UG, but only 1.8 lakh MBBS seats were available. Similarly, 12.3 lakh students appeared for GE Mains, vying for a mere 39,767 seats. The disparity is crushing. Sir, students' worth is wrongly tied to exam results. The intense media hype, societal shame, lack of adequate academic counseling, and unemployment are pushing them to the edge. The future of lakhs of students who prepared for NEET, UGC NET, CSIR NET, and NEET PG this year hangs in the balance. The state of education in our country has reached a critical stage. Each student's suicide is a national tragedy, starkly reflecting the government's failure to support its youth. Yes. Therefore, the government must urgently undertake concrete measures to reform the country's education and examination system. Thank you, sir. Yes. Thank you, Mausam Noor ji. माननीय श्री चुन्नीलाल गरासिया जी, डिमांड टू एलिवेट उदयपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र। माननीय उपसभापति महोदय जी, राजस्थान का उदयपुर संभाग एक जनजातीय बाहुल्य वाला संभाग है और भारत सरकार के शेड्यूल बी टीएसपी क्षेत्र घोषित है। यहाँ के रहवासियों को पासपोर्ट बनाने की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए वर्ष 2017 में यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था। तब तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जनता को भरोसा दिया था कि 5 वर्ष बाद उदयपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन आज लगभग 7 वर्ष बाद भी इसे अपग्रेड नहीं किया गया। वर्तमान में उदयपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर प्रतिदिन लगभग 300 से 350 पासपोर्ट आवेदन प्रोसेस हो रहे हैं। इसी तरह प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 हज़ार आवेदन प्रोसेस हो रहे हैं। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि उदयपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में परिवर्तन
करवाने का श्रम करावें, जिससे उदयपुर संभाग के इस जनजातीय बाहुल्य वाले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और सिरोही जिले के निवासियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय चुन्नीलाल जी। नाउ ऑनरेबल डॉक्टर के लक्ष्मण, concern over financial crisis of all India fair price shop dealers. Thank you, sir. This is an issue related to fair price shop dealers throughout the country, wherein lakhs of people are relied on it. Sir, the PDS and supply of essential commodities through fair price shops is the only time-tested network to arrest the spiraling open market prices, ensure relief to consumers. The financial viability of the operating these fair price shops is a concern of nearly 5.5 lakh fair price shop dealers, sir. Many fair price shop dealers suffer from inadequate infrastructure, including poor storage facilities, which leads to spoilage and wastage of stocks. And also they are being put to loss because of this weight loss during transportation, sir. To ensure viability of this fair price shop dealers, I suggest that the Bharat brand commodities supplied by Government of India may be directly supplied to these ration shops, wherein 81 crore people who are getting free ration by virtue of Modi ji's decision, wherein 81 crore people are being benefited. Sir, even instead of supplying these commodities through plastic bags, let it be ensured to jute bags, so that these FPS dealers can even sell us through the jute bags, sir. And during COVID-19, we have witnessed how migrant labor have been suffered for want of rations. So our Prime Minister Modi ji have introduced this one nation, one ration. Now lakhs of migrant labor are now being benefited. They are getting ration at their respective working places. Now I also suggest finally, let there be a one nation, one ration, and one commission also. Let there not be any difference in the commission. Let them not depend on the state governments, these things, sir. So even that weight loss through during transportation also be cut down. I request the government to look into this seriously and help, wherein 5.5 lakh FPC dealers are suffering from it, sir. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी। माननीय श्री संजय यादव जी, डिमांड टू एनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू महोदय। महोदय, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल लेवल एंड इन द ओलंपिक्स। महोदय, जब पोडियम पे हमारे विजेता खिलाड़ी तिरंगे के साथ मेडल लेने जाते हैं और बैकग्राउंड में जब राष्ट्रगान बजता है तो हम सब का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन विश्व में जनसंख्या में दूसरे नंबर का देश होने के बावजूद दुर्भाग्यवश हम बहुत कम संख्या में पदक जीत पाते हैं। We need to understand the causes of underdevelopment of sports in the country and lack of sports facilities for the sportsmen, and need to count the regions for absence of proper sports infrastructure and facilities in the country. So, Mahoday, I demand to increase the budget allocation for sports and sports person and sports infrastructure in the country. Thank you. Thank you, माननीय संजय जी। माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डिमांड टू प्रोवाइड हॉस्टल्स एंड कैंटीन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स इन दिल्ली। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर उठाना चाहती हूं, जो कि छात्रों से जुड़ा हुआ है। महोदय, भारत एक युवाओं का देश है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर प्रयासरत और चिंतित है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना चाहती हूं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों से जो बच्चे यहां पढ़ने व तैयारी करने के लिए आते हैं, उन गांव गिराव व कमज़ोर तबके से आने वाले बच्चों के रिहाइश के लिए प्रदेशों द्वारा निर्मित राज्य अतिथि गृहों के तर्ज पर छात्रों के लिए भी हॉस्टल व कैंटीन का निर्माण कराकर उन्हें ये सुविधा दिल्ली व सभी राज्यों की राजधानी में इसे मुहैया कराए जाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इससे बहुतायत निर्माण कराए जाने व इनसे न्यूनतम सरकारी दरों पर इन छात्रों को आवंटित किए जाने के बारे में विचार करें, ताकि करोड़ों करोड़ युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले व साथ ही साथ उनकी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन हो सके। महोदय,
अभी दिल्ली में एक घटना घटी है, आप सबने उसको देखा होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उनके माँ बाप के पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, वो उनके बारे में अच्छा नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए अगर सरकार इस पर विचार करती है तो मैं समझती हूँ इससे युवाओं की प्रतिभा में बहुत निखार आएगा और उनका भविष्य अच्छा होगा। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद सीमा जी। माननीय श्रीमती रेणुका चौधरी, कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स इन द कंट्री। Sir, at the very outset, when we are talking about train accidents, let us please pass a condolence motion for the people who have died in the unfortunate accident of the 18 coaches of Howrah CSMT Express, which derailed in Jharkhand. I think the House should take cognizance of that. It's a terrible tragedy where citizens have passed away, and it is in the right sense that we take up the issue in dealing with this. Now, the other issue, sir, is that the number of rising train accidents that have been happening across the country, if you go to see in the last 10 years, there has been a surfeit of these accidents that have taken place, whether it is technical or human. We've got to look. Trains, by Indian train service is the 4th largest in the world, 4th largest. And it is incredible. Lakhs of passengers had the confidence in Indian Railways that their bookings would be done, they would go to the railway station, given the kind of population that we have, that they have their train reserved, their seat reserved, and they could travel safely, the key word being safety. Now, in such a situation today, in the last 10 years, we have seen an extreme decline in the safety measures, and the so-called Kavach, which was propagated and applied, has not happened. The corruption that has come about in railway safety and the products that are being used, and I have first-hand knowledge, if the minister so wants, I can sit with him and give him access to all this information, that even if you conduct an inquiry today, you will get a sample which will pass the test, but the actual reality of what is being supplied is completely malafide. And it is distressing, because today, I'm a person, member parliament or not, I love traveling by train. I do believe that India is reflected in her train journeys, her people, her cultures, and the various railway stations we pass through. But today, do we have the concept of safety? Are we not afraid to board a train? Are we sure you're going to reach your destination? And what are the facilities we have? What is the train passengers insurance? Is there anything to protect the person? So why has this decline in train safety happened? It has shaken the confidence of lakhs of Indians, because today you get scared, you get terrified to board a train because you don't know if you will reach your destination. The Selda Kanchanjunga Express, the goods train in June which derailed, and Chandigarh-Dibrugarh Express, the goods train with derailment near the Prayagraj junction in July, have occurred with such frequency. And we must, as people's representatives, take cognizance of... Mani Shri Ghulam Ali. Mani Shri Ghulam Ali demand to introduce a scheme for welfare of Himalayan forest dwellers. चेयरमैन सर, आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर इशू पे उठाने का मौका दिया है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए, जो जंगलात के लिए, जो ग्रीनरी के लिए, जो हमारा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था, उसके लिए जो प्रोग्राम्स लाए हैं, और हमारा ग्रीन कवर भी बढ़ा है। सर, इसके साथ साथ जंगल में जो स्ट्रा होता है, क्योंकि जो पौधे का पत्ता होगा वो गिरता है, और ग्रास भी होता है, और ग्रास ड्राई भी होता है। सर, हमारे पास फास्टेस्ट दुनिया में मशीन है जो कि नेचुरल मैनोर बनाती है। सर, उस मशीन का नाम है, जो चलती फिरती मशीन है और सदियों से है, उस मशीन का नाम है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, और वो जानवर जिनके लिए हमने रिसर्च करी है और जिनके लिए अभी हमारी साइंस ने नहीं भी रिसर्च करी है। सर,
वो पत्ते जहाँ तो नेचुरल मैन्योर बनाएंगे ये जानवर, उसका जहाँ वो पत्ते आग का जरिया बनेंगे। सर करोड़ों रुपया हम फायर गैप पे लगाते हैं। सर फॉरेस्ट ड्वेलर जो हैं वो जंगलात के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो नेचुरल मैन्योर उनका जानवर, वो सर सीड की ट्रांसपोर्टेशन। सर राजस्थान में जब रेगिस्तान था तो वहाँ हेलीकॉप्टर से बीज पिछली सरकारों ने कहीं डाले गए थे, लेकिन जानवर हमारे पास कुदरती खजाना है जो कि सीड ट्रांसपोर्टेशन करता है। सर आज बदकिस्मती ये है कि नेचुरल क्लाइमेटी जब आती है तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए उसकी भेड़, बकरी, गाय, भैंस वो मर जाता है, उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है। हमारी जो हिमालयन स्टेट हैं सर, ये जो ट्राइब्स हैं ये 3 महीने ऊपर को जाते हैं, 3 महीने वहाँ स्टे करते हैं, 3 महीने नीचे को आते हैं, 3 महीने प्लेन में रहते हैं। सर इसको अगर हम एसी में बैठ के इसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, सर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना पैसा हमारा लगता है इस पे कि जो जानवर 45 डिग्री से हम उसको 5 डिग्री में छोड़ेंगे लेके। सर नेचर के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। फॉरेस्ट ड्वेलर सर, टूरिज्म, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ जो लोकल जो PMGSY का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जंगल में, सर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए बनाना चाहिए, पगडंडी बनानी चाहिए। ये जंगल में पैदल चलते हैं, इनके कल्चर के नेचर के साथ हमें नहीं खिलवाड़। जंगल के लिए जानवर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हमें मनरेगा के तहत वो स्ट्रा पिक करवाना पड़ेगा। हमारे पास अभी मनरेगा का इतना लेबर नहीं है। तो इसलिए मेरा सुझाव है सरकार से आपके माध्यम से कि जो हमारा सदियों से ये ट्राइबल। धन्यवाद माननीय गुलाम अली जी। माननीय श्री अमरपाल मौर्य जी, डिमांड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर में विधवा महिलाओं के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क करने के संबंध में महोदय, देश भर में ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो जाता है। उस माँ बहन के जीवन में अंधकार तब छा जाता है जब उसका पति आकस्मिक ही इस संसार से चला जाता है, कभी बीमारी के कारण, कभी दुर्घटना के कारण, कभी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। महोदय, उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिसके पीछे छोटे बच्चे, माता पिता, बुजुर्ग, उसका जीवन अंधकार में छा जाता है। सरकार के द्वारा कई स्तर पर, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो पेंशन है या दुर्घटना बीमा है, दुर्घटना से मृत्यु पर कुछ राशि मुहैया करा दी जाती है, पर उनके बच्चों का जीवन संरक्षित नहीं हो पाता है। उन बच्चों का जीवन अंधकार में ही रह जाता है। महोदय, उन बच्चों को भी अपने जीवन में सपने संजोने की भरपूर इच्छा होती है। जब पिता की छत्र छाया रहती है तो सपने संजोता है और अपने मन में सपने गढ़ते हैं, उन बुलंदियों को पाने का आत्मविश्वास रखते हैं और उसे पूरा करते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। देश में कोई भी शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो या निम्न शिक्षा हो, IIT हो, मेडिकल कॉलेज हो, IIIT हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था में महोदय मैं डिमांड करता हूं कि इस संस्थाओं में उन परिवार के बच्चों को भी उनकी योग्यता के अनुसार से निःशुल्क एडमिशन मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। निश्चित ही विकसित भारत के भविष्य में इन बच्चों की हिस्सेदारी तभी संभव हो पाएगी जब इस व्यवस्था के प्रति हमारी सरकारों का ध्यान आकृष्टित होगा। माता पिता जी के लिए समाज में बहुत प्रकार से लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। कभी अभिमान है तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जानेगा जिसे वह जग पहचान है पिता। कभी कंधे पर बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता।
अगर माँ पैरों पर चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा। धन्यवाद माननीय श्री अमरपाल जी। माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी, यमुना फ्लड वाटर इन पार्ट ऑफ राजस्थान। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे के बारे में समझौता हुआ था। वो 30 वर्ष तक यूँ ही पड़ा रहा। 1994 से लेकर अब तक राज्यसभा में पिछली बार मैं आया था तो माननीय सभापति महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 2 बार इसको उठाने का अवसर दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने इसको हमको तीनों राज्यों का, हरियाणा का, राजस्थान का और भारत सरकार, तीनों ने मिलकर ये समझौता कराया कि ये जो पानी है सरप्लस वाटर जमुना का, फ्लड वाटर जो लगातार हरियाणा को मिल रहा है उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो फ्लड वाटर है उस फ्लड वाटर को विभाजित किया जाए। और इसमें दोनों राज्यों के बीच में एक समझौता हो गया जिसमें राजस्थान को 1917 क्यूसेक फ्लड वाटर 4 महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में राजस्थान को मिलेगा। ये बात का समझौता हुआ। और मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थान सरकार ने भी इस बार बजट में नई डीपीआर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और हरियाणा सरकार ने भी अपने बजट में इसकी घोषणा की है। इसमें 4 लाइन डलेगी, 3 राजस्थान के लिए जाएगी जिससे राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना 4 डिस्ट्रिक्ट में वो पानी सप्लाई होगा। और 1917 क्यूसेक पानी इतना है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा बांध राजस्थान में पीने के लिए बना है, वो बनास नदी पर बना हुआ है बिसलपुर, उससे 5 गुना पानी होगा। और इससे पूरा शेखावाटी जो वीरों की धरती है, और इसके बारे में मैंने एक बार कहा था सभापति महोदय, यहीं पर उप सभापति महोदय यहाँ पर कहा था कि सीकर जो शेखावाटी है वो शेखा जी की शेखावाटी डिंगा, डुब्बर, बाड़ू, माटी, जन्मे, जाट, जंगड़ा, जाटी, बुद्ध की भूर, बाणिया, बाटी, ऐसी जो शेखावाटी है उस शेखावाटी के लिए यह अमृत का काम करेगा। और इसके लिए दोनों सरकारों ने समझौता किया और भारत सरकार ने इसमें 80% अपना धन देने का तय किया है। इस कारण से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने इसमें हस्तक्षेप किया था। इसके कारण से तीनों का समझौता हुआ है जो 30 साल तक पेंडिंग रहा। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहूँगा कि इस काम। धन्यवाद माननीय घनश्याम तिवारी जी। माननीय श्री सामिक भट्टाचार्य जी, कंसर्न ओवर अटेम्प्ट टू चैलेंज द रिट ऑफ पार्लियामेंट बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। Sir, I'm grateful to you for giving me the opportunity. Sir, having passed by both of the houses in the Parliament and assigned by the Honorable President of India 3 new criminal laws, namely Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Sanhita and Bharatiya Saksha Adhiniyam. Sir, what is happening in West Bengal? ये दोनों सदनों में पारित हो जाने के बाद जब राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो गया तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कंप्लीटली चैलेंज्ड दिस प्रोसीजर। गवर्नमेंट का कहना है जिस तरीके से ये तीनों बिल सदनों में पास कराया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दे फॉर्म्ड a committee of 7 members committee headed by a retired chief justice. सर, ये पूरा सदन की गरिमा का ऊपर एक चैलेंज है। ऑनरेबल मेंबर
honorable member, an issue can be raised provided it lies in the domain of this Rajya Sabha. Question hour. Question number 91. Please.